रखते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास। इसके पहले अपने प्राचीन इतिहास की श्रृंखला जरूर देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो अभी आप प्ले करेंगे और देखेंगे और नोट्स बनाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए खास होने वाला है। सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल ये आपके सामने, यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी थी? अकबर, शाहजहां, हुमायूं और जहांगीर ने। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसकी नींव किसने रखी थी? हुमायूं ने। हुमायूं बाबर का बेटा। बाबर जहां एक योग्य और काबिल शासक था, वहीं हुमायूं के बारे में काबिलियत शब्द का प्रयोग करना शायद उचित और रुचिकर नहीं लगेगा। क्यों? हुमायूं का अर्थ ही था भाग्यवान, लेकिन अर्थ के मुताबिक इसकी शायद तकदीर ने काम नहीं किया, या इसकी उदारता ने और इसके साम्राज्य बंटवारे की नीति ने इसे भाग्यवान की जगह भाग्यहीन बना दिया और दर दर भटकता रहा। कौन? हुमायूं। हुमायूं के बारे में यहां जानना होगा पहले आपको कि दीन पनाह नगर कहां पर है? दिल्ली में है। और किस नदी के तट पर है? तो इस शहर को इसने बसाया था। अब दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। तो इसी नदी के तट पर इस शहर को किसने बसाया? हुमायूं ने। हुमायूं के बारे में अगर हम लोग कहानी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हुमायूं के विलासतापूर्ण जीवन की तरफ अगर बढ़ें तो सबसे पहले इनकी पत्नी के बारे में अगर जानें। इनकी पत्नी ने जो कुछ कार्य किया है वो इतिहास में भी अंकित है। तो इनकी पत्नियों का इतिहास जानना थोड़ा सा रुचिकर लगना चाहिए और होना भी चाहिए। आइए बात करते हैं। इनकी एक पत्नी का नाम था बेगा बेगम। एक पत्नी का नाम क्या था? बेगा बेगम। प्यारे साथी, बेगा बेगम ने हज की यात्रा की थी। इन्होंने कौन सी यात्रा की थी? हज की यात्रा की। और हज यात्रा करने के बाद क्या हुआ कि बेगा बेगम को हम लोग किस नाम से जाने लगे? हाजी बेगम के नाम से। हाजी बेगम के नाम से इनको जाना जाने लगा। और हाजी बेगम के कारनामे क्यों याद किए जाते हैं? क्योंकि हाजी बेगम ने ही हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया था। तो एक सवाल यह भी बनता है कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने कराया? हाजी बेगम ने। और यह मकबरा कहां पर स्थित है? दिल्ली में। इस मकबरे की खूबसूरती कुछ ऐसी थी जैसे आज आप ताजमहल देखते हैं, तो ताजमहल के आने से पहले एक बार ऐसी कला का प्रदर्शन देखने को हमें कहां मिलता है? हुमायूं के मकबरे पे। और इस हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। एक सवाल यह भी बनता है कि ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है किसके मकबरे को? हुमायूं के मकबरे को। बाकी सुंदर कलाकृतियों से उकेरा गया चारबाग शैली इत्यादि की इसमें खूब सुसंगठित ढंग से कारनामे किए गए। दूसरा नाम आता है, दूसरी पत्नी का नाम जो और इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिन्हें आप सभी जानते हैं, वो है हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। ये नाम क्यों प्रसिद्ध हो जाता है? तो आप सभी जानते होंगे, हमीदा बानो बेगम जिनकी उपाधि थी मरियम मकानी की। एक सवाल यह भी बनता है कि हुमायूं की किस पत्नी की उपाधि क्या थी? मरियम मकानी की। मरियम मकानी, ये इसकी क्या थी? उपाधि। और आप सभी खूब बढ़िया से जानते हैं प्यारे साथी कि हमीदा बानो बेगम के संतान या पुत्र का नाम क्या था? तो उसी का नाम क्या था? अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ेंगे। इसके अलावा इनकी और बेबियों में अगर बात करें तो चांद बीबी। चांद बीबी भी किसकी पत्नी थी? चांद बीबी। और एक का नाम था शाह बीबी। चांद बीबी और शाह बीबी किसकी पत्नियां हैं? तो ये हुमायूं की पत्नियां थीं, लेकिन युद्ध में लड़ते दौरान ये वीरगति को प्राप्त हुई। हुमायूं से अगला सवाल जो बनता है वो ये ध्यान रखना है, यहां मैं पॉइंट नोट डाउन कर दे रहा हूं कि मीना बाजार की शुरुआत किसने की? एक अगला सवाल जो बनता है वो ये कि मीना बाजार की शुरुआत किसने की? हुमायूं ने। हुमायूं किस में विश्वास करता था? ज्योतिष में। ज्योतिष में हुमायूं का पूर्ण विश्वास था। तो ज्योतिष में बहुत ही ज्यादा विश्वास कौन करता था? हुमायूं। और सातों दिन सात रंग के वस्त्र पहनता था हुमायूं। हुमायूं अपने भाइयों के मध्य साम्राज्य बंटवारा करने वाला पहला सम्राट था, या सुल्तान तो नहीं कहेंगे, बादशाह कहेंगे। सुल्तान बादशाह में क्या अंतर है, आगे जिक्र करते हैं। दूसरी बातें जो आपको खूब रुचकर जानना चाहिए वो ये कि हुमायूं के काल में कुछ प्रमुख युद्ध हुए जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी से आगे मैं उसको लिखता हूं इसी क्रम में।
तो यहीं पर अगर मैं बताऊं कि हुमायूं के काल के जो प्रमुख युद्ध हैं वो आपको ध्यान रखना है, और अगर आप इतना जान गए तो समझो हुमायूं के बारे में उतनी जानकारी आपने प्राप्त कर ली जितना अगर आप थ्योरी क्लास नहीं किए हैं फिर भी। पहला, दोहरिया का युद्ध, इनका बस क्रम ध्यान में रखना। दोहरिया का युद्ध किसके काल में लड़ा गया? हुमायूं के काल में, 1532 में, हुमायूं और महमूद लोदी के मध्य। अगला युद्ध जो खूब पूछा जाता है, ठीक है, कन्नौज या बिलग्राम से पहले जो युद्ध लड़ा गया था उसका नाम है चौसा का युद्ध। आपने सभी ने सुना होगा कि दोहरिया युद्ध हुआ, फिर कौन सा युद्ध हुआ? चौसा का युद्ध। और चौसा का युद्ध एक भयावह युद्ध था। इसमें एक नए सम्राट का या बादशाह का आगमन होता है। चौसा का युद्ध हुआ 1539 में हुमायूं और शेर खां के मध्य। शेर खां का इतिहास कैसा था आगे चर्चा करेंगे। अगला युद्ध जो था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज या इसी को कहते हैं बिलग्राम का युद्ध। ये इसलिए बता रहा हूं कि इनका क्रम पूछा जाता है। और ये युद्ध कब हुआ? 1540। ये निर्णायक युद्ध था। एक सवाल ये भी बनता है कि कौन सा युद्ध निर्णायक था जहां से हुमायूं का निर्वासन हुआ? तो यही युद्ध था। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध क्या था? ये निर्णायक युद्ध था, और यहां से हुमायूं का क्या हुआ? निर्वासन। तो एक सवाल यह भी बनता है कि हुमायूं का निर्वासन किस युद्ध से हुआ प्यारे साथी? कन्नौज या बिलग्राम। और फिर एक आखिरी युद्ध जो आपको ध्यान रखना है, सरहिंद का युद्ध। बीच में बहुत सारे और युद्ध हुए, मच्छीवाड़ा का युद्ध भी है, पर सरहिंद का युद्ध इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये 1555। और इस युद्ध की खास बात यही है जो आपको ध्यान में रखना है, वो खास बात यही है कि इसी युद्ध के बाद, सरहिंद युद्ध के बाद ही क्या हुआ कि हुमायूं ने दोबारा सत्ता स्थापित की। यह सवाल भी आयोग पूछा है कि दोबारा हुमायूं ने किस युद्ध के बाद सत्ता स्थापित की? तो दोबारा एक बार तो मुगल साम्राज्य की नींव या मुगल साम्राज्य को स्थापित किया जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने। भटकते भटकते जीवन में एक बार फिर ये पहल किसने की? हुमायूं ने। तो हुमायूं के संदर्भ में इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। बाकी आगे इनकी चर्चा करेंगे क्योंकि ये शासक बार बार आने वाले हैं। अकबर, शाहजहां, जहांगीर की चर्चाएं करेंगे। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न जो है वो और खूबसूरत प्रश्न है। प्रश्नों को देखते चलिएगा, और सब आयोग के द्वारा ही पूछा गया है। ये प्रश्न सब आपके उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर और उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए सवाल हैं। आइए, प्रश्न है, घबराइएगा नहीं, प्रश्न को देखिएगा, है ना। इसको बिल्कुल हम आसानी से इसकी व्याख्या करेंगे और आपको इतना एक एक सवाल पे समझ बना देंगे कि अगर आपने विषय को नहीं पूरा पढ़ा है फिर भी आपका इसमें तैयारी एक बेहतर हो जाएगी। बस आप भरोसा कीजिए इस चैनल पे। किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? सवाल है, ऑप्शन है लोधी गार्डन, एतमातुद्दौला का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, सरखेज रोजा का मकबरा। जी हाँ, ऑप्शन डी फॉर दिल मांगे मोर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सरखेज रोजा का मकबरा कहां पर है? तो जैसा कि नाम ही लिखा गया है, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में। बात करते हैं इसका निर्माण कब हुआ था। अगले सवाल पे जो चर्चा करते हैं कि इसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण जिस मुगल शासक के काल में हुआ था उनका नाम था अहमद शाह। तो इसका निर्माण कराया गया अहमद शाह के काल में। अहमद शाह, मुगल सम्राट अहमद शाह के काल में इसका निर्माण कराया गया। काल इनका था, लेकिन कहते हैं निर्माण किया किसने? तो निर्माण की शुरुआत हुई जो वो सुल्तान मोहम्मद शाह। निर्माण किसने कराया? सुल्तान मोहम्मद शाह। सुल्तान मोहम्मद शाह ने इसका क्या कराया प्यारे साथी? निर्माण कराया। लेकिन कहते हैं इसको पूर्ण किसने कराया? एक सवाल यह भी बनता है। तो इसे पूरा कराने का जिम्मा था कुतुबुद्दीन अहमद शाह को। पूर्ण किसने कराया? कुतुबुद्दीन अहमद शाह। यह नाम भी ध्यान में रखना है आपको, अहमद शाह। अब आखिरी बात जो सबसे रुचिकर है वो बात अगर आप ध्यान रख लिए तो समझो कि इस पर आपकी एक बहुत अच्छी समझ हो गई। अगर हर एक सवाल पे आप 3-4 लाइन जानने को पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी उस पर बहुत बेहतर है। इसका निर्माण किसके स्मृति में कराया गया था? ये एक सवाल ये बनता है। तो उनका नाम था शेख पीर शेख अहमद गंटूगंज। शेख पीर अहमद गट्टूगंज
की याद में किसका निर्माण कराया गया? सरखेज रोजा का। कहां पर? अहमदाबाद में। किस शासक के काल में? तो मुगल सम्राट था अहमद शाह, लेकिन कराया था किसने? सुल्तान मोहम्मद शाह ने। और पूरा कराया किसने? कुतुबुद्दीन अहमद शाह। किसकी याद में? शेख मोहम्मद पीर गंटू गंज की याद में, एक बड़े संत थे, इनकी याद में बनाया गया है। एक बिल्कुल शांत स्थल है ये सरखेज रोजा, जो क्या है? मकबरा है। अब यहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं तो उम्मीद कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे। मैं बोलूंगा प्यारे साथी, नोट डाउन करो, ज्यादा बेहतर है मेरे अनुसार। बाकी आप काबिल हैं, योग्य हैं, जैसा आपको उचित लगे। यहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहीं पर ध्यान ये रखना है कि ये तो बात किया मैंने सरखेज रोजा का, जो बिल्कुल राइट आंसर था जिस पर। लेकिन अगर यहां बात करें लोधी गार्डन का, तो लोधी गार्डन का निर्माण किसने कराया? सैयद और लोधी वंश के शासकों ने। सैयद और लोधी वंश के शासकों ने इसका निर्माण कराया। और इनके द्वारा इसका निर्माण कब कराया गया? 15वीं से 16वीं शताब्दी में। 15वीं से 16वीं शताब्दी में। फिर बात करते हैं एतमातुद्दौला का मकबरा। अगर आप इसे जानते हैं तो थोड़ी सी जानकारी आपकी और भी बेहतर हो जाती है। एतमातुद्दौला का मकबरा ये कहां पर बनाया गया? आगरा में। अगला सवाल बनता है एतमातुद्दौला का मकबरा का निर्माण किसके काल में हुआ? दो सवाल यहां से बनते हैं प्यारे साथी। एक तो ध्यान में रखना है कि निर्माण है, तो निर्माण के बारे में अगर बात करें शासक, तो शासक हमेशा लगाना जहांगीर के काल में। लेकिन पूछा जाए निर्माण कराया किसने, तो एतमातुद्दौला की पुत्री नूरजहां ने। नूरजहां ने। थ्योरी की क्लास में इसका मैं हर एक निचोड़ और हर एक शासक के बारे में बेहतर रूप से व्याख्या कर रहा हूं। आप थ्योरी की क्लास देखेंगे तो इस पर समझ आपकी और भी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी सवाल केवल प्रश्न और उत्तर यानी प्रीवियस ईयर पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो किस काल, शासक के काल में? जहांगीर। और किसने कराया? नूरजहां ने। प्यारे साथी, एक सवाल जो खूब पूछा जाता है कि एतमातुद्दौला का मकबरा जो है ये सफेद संगमरमर से निर्मित है। सफेद संगमरमर से यह निर्मित है। और दूसरी खास बात यह है कि इस मकबरे में पित्रा दुड़ा जड़ावट का प्रयोग किया गया है। पित्रा दुरा जड़ावट का प्रयोग किया गया है। ये कीमती पत्थरों की जड़ावट की गई है और बड़े कीमती पत्थर थे जो इसमें जड़ावट किए गए थे, जिन्हें अंग्रेज यहां से जाते समय बिल्कुल क्या किए? लेकर अपने साथ चले गए। तो पित्रा दुरा की सबसे पहले जड़ावट हमें कहां मिलता है? एतमातुद्दौला के मकबरे में। एतमातुद्दौला को ही हम लोग गयास बेग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गयास बेग। ये कौन थे? ये जहांगीर के ससुर जी थे, जिन्हें उपाधि दिया गया था एतमातुद्दौला का, और इनके मकबरे को इनकी बेटी नूरजहां ने बनाया था। अगला सवाल बनता है, अभी हम लोगों ने इस पर व्याख्या ही कर ली, हुमायूं का मकबरा कहां है? दिल्ली में। किसने बनाया था? तो अभी मैंने आपको पिछले सवाल पे बताया, उम्मीद कि आप जाकर के देखेंगे और उत्तर स्वयं भेजेंगे। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहा, ये रहा, और भी आसान। ये भी आयोग ने पूछा उस दौर, पता नहीं छात्रों ने इसका उत्तर कैसे दिया होगा, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि अब जो हमारे छात्र इसको देख रहे हैं वो इसका उत्तर बिल्कुल सरलता और आसानी से देंगे और बेहतर समझ के रूप में इसको बताएंगे। क्या क्या बताना है इस मंदिर के संदर्भ में और कैसे उत्तर देना। आइए शुरू करते हैं। हम प्रश्न को पहले देखते हैं। होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में स्थित है, पर कहां स्थित है? सवाल यह है कि ये स्थित कहां है? हलेबीडु में, वारंगल में, हम्पी में, हावेरी में। तो बिल्कुल राइट आंसर पहले हो जाएगा। उत्तर जान लो आप, हलेबीडु में। हलेबीडु कहां है? कर्नाटक में। अभी तो हमने बात किया। अब बात किसकी है? होयसलेश्वर मंदिर की। इस मंदिर पे हमें किन किन बिंदुओं को ध्यान रखना है, तो आइए इसकी चर्चा करते हैं। पहला कि ये कहां पर है? बिल्कुल उत्तर है कर्नाटक में है। कर्नाटक में कहां पर है? हलेबीडु में है। दूसरा सवाल बात करते हैं, ये मंदिर कब बनाया गया? तो ये मंदिर 12वीं शताब्दी का है। ये मंदिर किस शताब्दी का? 12वीं शताब्दी का मंदिर है प्यारे साथी। और इस मंदिर, ये मंदिर किसको समर्पित है? किसका मंदिर है? तो भगवान शिव का मंदिर है। शिव का मंदिर है। तीसरी बातें जो आपको खूब ध्यान में रखना है कि इसका निर्माण किस राजा ने कराया था, यह बिंदु भी आपको ध्यान में रखना है। तो राजा विष्णुवर्धन ने। इसका निर्माण किसने कराया? राजा विष्णुवर्धन ने। फिर आप इस पर प्यारे साथी और क्या ध्यान रख सकते हैं कि ये मंदिर की किस शैली में इसका निर्माण हुआ है? तो बेसर शैली में।
मंदिर की प्रमुख तो 2 ही शैलियां हैं, लेकिन कुल 3 शैली कह सकते हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर। तो बेसर शैली में, और आखिरी बात जो आपको याद रखना है, इस बात से आपके ज्ञान बिंदु में और भी वृद्धि हो जाएगा और उम्मीद की आपके ज्ञान की क्षमता बढ़ेगी, और इतना जानने से फिर इस मंदिर पे पूछे गए सवाल में आप कभी गलत नहीं करोगे, ऐसा हम भरोसा करते हैं। ठीक, तो आखिरी बात क्या ध्यान रखना है कि 2023 में इसे यूनेस्को के 2023 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया किस मंदिर को? होयलेश्वर मंदिर को। इतनी बातें अगर आप एक एक के बारे में जानते हैं तो खूब बेहतर। आप जानते हैं पांड्य वंश की राजधानी वारंगल, हम्पी जो थे, विजयनगर का अवशेष कहां से मिलता है, या विजयनगर की राजधानी भी क्या थी, तो विजयनगर की राजधानी या अवशेष कहां से मिलते हैं? हम्पी। हम्पी भी कहां पर है? कर्नाटक में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न खूबसूरत सवाल है, और ये रहा एक महान योद्धा के बारे में। छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित थे? ऑप्शन आपके सामने है, बहुत ही आसान, बिल्कुल हलवा टाइप का सवाल, रसगुल्ला टाइप का सवाल है, आप संभाल ही ना पाओ। आयोग ने इतिहास पे सवाल, मैं इसलिए बता रहा हूं, ये मैं प्रैक्टिस सेट भी चला सकता था, इसकी जगह प्रीवियस ईयर क्यों ला रहा हूं, इसीलिए ताकि आप समझ पाओ सवालों को। ठीक है, ऑप्शन है होलकर वंश, गायकवाड़ वंश, सिंधिया और भोंसले। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या? भोंसले। क्यों भोंसले वंश? तो ये देखो, शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोंसले। पिता का नाम क्या था? शाहजी भोंसले। इनके साथ जो टाइटल जुड़ी है भोंसले, ये राजपूत वंश के थे, शाहजी भोंसले। माता का नाम आप सभी जानते हैं, इनकी माता का नाम क्या था? जीजाबाई। जीजाबाई। और शिवाजी महाराज के जीवन पे सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा है? जीजाबाई का। जब शिवाजी पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि इनका जन्म कहां हुआ था? जन्म हुआ था सिवनेर के दुर्ग पर। सिवनेर के दुर्ग पर, जो कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में, 1627 में। फिर अगला सवाल जो आपको खूब रुचिकर और याद कर रखना है वो ये है, शिवाजी की उपाधि। उपाधि के संदर्भ में बात करें तो एक तो उपाधि क्या थी? मराठा राजाओं को क्या कहते थे? छत्रपति। और दूसरा, इन्हें औरंगजेब ने एक उपाधि दी थी, किसकी? राजा की। प्यारे साथी, ध्यान ये रखना है कि शिवाजी महाराज ने राजधानी किसे बनाया था? तो इन्होंने राजधानी जो अपनी शुरुआत की थी वो कहां से अपना साम्राज्य शुरू किया? रायगढ़ से। रायगढ़ से। और कुछ अगर प्रमुख बातें, चंद कुछ चर्चाएं अगर मैं आपके साथ यहां साझा करता हूं तो स्वाभाविक है शिवाजी के बारे में एक अच्छी समझ आपको बनेगी। क्या कुछ प्रमुख बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए शिवाजी के संदर्भ में? सबसे पहले कहते हैं, सवाल बनता है कि शिवाजी का मुगलों से मुलाकात कब हुआ? पहली बार शिवाजी का मुगलों से छोटी सी मुलाकात युद्ध के रूप में कब हुआ? 1657 में। अगला सवाल है, शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कब की? अफजल खां की हत्या कब की? तो इसकी हत्या की, प्यारे साथी यहां एक पॉइंट और भी नोट कर सकते हैं, 1659 में। तीसरा पॉइंट आप ध्यान रखते हैं, शिवाजी ने शाइस्ता खां को पराजित किया। शाइस्ता खां को क्या किया? पराजित किया। कब? 1663 में। अगली प्रमुख बात याद रखना है कि शिवाजी ने सूरत को लूटा। सूरत को लूटा, और कितनी बार लूटा? 2 बार। पहली बार 1664 में और दूसरी बार 1670 में। प्रमुख बातों के तौर पे आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि एक संधि जिन्हें खूब याद रखना है, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि। बाकी डिटेल क्लास जब आप करोगे तो वहां आपको और आनंद आएगा। क्लास में तो इसको मैंने पूरा आराम से एकदम एक्सप्लेन करके एक एक बातों को पढ़ाया हूं, तो क्लास में आप देखेंगे तो समझ में आएगा। यह हुई 22 जून 1665 को। एक सवाल यही बनता है कि संधि किसके किसके मध्य हुई? शिवाजी के मध्य। शिवाजी और किसके मध्य हुई प्यारे साथी? तो जय सिंह। 2 राजपूतों के मध्य ये संधि हुई थी, और इस दौरान कई कहानियां हुई। शिवाजी के बेटे संभाजी को कैद में किया गया, मुगलों की कैद में 5000 का मनसब दिया गया, ठीक है, और कई शर्तें रखी गई इत्यादि। एक आखिरी बात जो आपको ध्यान में रखना है, राज्याभिषेक। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था और कहां हुआ था? तो राज्याभिषेक हुआ 1674 में। कहां पर? राजधानी रायगढ़ में। कितने विधानों से? 2 विधानों से, पहला वैदिक फिर तांत्रिक। ऐसा क्यों? फिर बात करते हैं इस पर, अगले सवाल पे आते हैं। तो शिवाजी का वंश क्या है? भोंसले वंश। बाकी जो थे होलकर, होलकर कहां रहा करते थे? गायकवाड़ जो थे ये थे बड़ौदा में। इनकी रियासत क्या थी? बड़ौदा, गुजरात के।
होलकर वंश कहाँ रहते थे? तो नागपुर में। भोसले जो रहते थे ये कहाँ पर? नागपुर में। और होलकर जो रहते थे ये आपके मालवा के क्षेत्र के पास रहते थे। सिंधी आपके कहाँ? इंदौर के क्षेत्र में रहते थे। बड़ौदा में गायकवाड़ रहते थे। होलकर का मैंने बताया कि मालवा के क्षेत्र के आसपास इनका निवास स्थान था। तो ये जो थे ये प्रांतीय या रियासत की शुरुआत किसने की थी जिसमें इन वंशों की शुरुआत हुई? तो बाजीराव प्रथम ने। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वह मुगल शासक कौन था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलुगमा रणनीति का प्रयोग किया था? हुमायूं, मोहम्मद गोरी, आदिल शाह, बाबर। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर सबसे कम उम्र में मुगल बादशाह बनने वाला पहला व्यक्ति है। इसकी उपाधि से सवाल खूब बनता है कि जब आप बाबर पढ़ो तो ये पढ़ो कि इसने उपाधि धारण की किसकी? सबसे पहले पादशाह की उपाधि या बादशाह की। इसने एक उपाधि और धारण की, कलंदर की। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखना है कि इसने किस उपाधि को त्याग दिया? तो पैतृक उपाधि थी मिर्जा, जिसे बाबर ने क्या किया? छोड़ दिया था। कौन सी उपाधि? पैतृक उपाधि थी मिर्जा की। बाबर जब हम पढ़ें और भारत में बाबर के युद्धों के बारे में ना पढ़ा जाए तो ये थोड़ी सी ज्यादती जरूर होगा। बाबर जिसे भारत में क्या कहते हैं? बाबर को ही भारत में मुगल का संस्थापक कहा जाता है। तो मुगलों का संस्थापक कौन था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और बाबर ने जब भारत में आया तो भारत में इनके युद्धों का जो क्रम आपको याद रखना है वो ये ध्यान रखना है, पानीपत का प्रथम युद्ध, इनका क्रम ही याद रख लोगे, बाकी क्लास में डिटेल सब चर्चा करेंगे। कब हुआ? 1526 में। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद अगला था खानवा का युद्ध, जो सबसे भयावह युद्ध का रूप माना जा सकता है। खानवा का युद्ध ये हुआ 1527 में। और इसी क्रम में अगर हम लोग बात करते हैं अगले युद्ध पर तो नेक्स्ट युद्ध था चंदेरी का युद्ध। और प्यारे साथी, चंदेरी का युद्ध भी कुछ कम न था, ये भी अपने स्वरूप में बिल्कुल भयावह ही था। और भारत में जो आखिरी युद्ध इसका था घाघरा का युद्ध, जिसके बारे में कहते हैं ना कि कौन सा एकमात्र युद्ध था जो जल और थल पे लड़ा गया, वो यही था घाघरा। और यही पानीपत का पहला युद्ध था जिसमें पहली बार गोला बारूद का प्रयोग किया। खानवा के युद्ध में इसने पहली बार उन परिपाटियों को नकार दिया कि धर्म से बड़ा क्या होता है? कर्म होता है। और यहीं पर इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर के बारे में आखिरी बात जो ये ध्यान रखना है वो ये कि बाबर पढ़ते समय बाबर की आत्मकथा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल। अभी तक बाबर पे सबसे ज्यादा जो प्रश्न बना है वो यही बना है कि बाबर की आत्मकथा कौन थी? तो आप सभी जानते हैं बाबर की आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी, या जिसे आप क्या कहते हैं, इसी को आप तुजुक ए बाबरी या बाबर नामा भी कहते हैं। बाबर नामा। प्यारे साथी, एक सवाल तो ये बनता है कि बाबर ने अपनी बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो अपनी मातृभाषा या मूल भाषा तुर्की भाषा में इसने लिखी थी। और बाद में इसका क्या किया गया? अनुवाद किया गया। और दो अनुवाद इसके खूब बनते हैं सवाल। एक तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? एक प्रश्न ये ध्यान में रखना है कि अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? मैडम बेवरीज ने। और दूसरी लाइन आपको जो भूलना नहीं है कि फारसी अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल रहीम खान खाना। अकबर के नवरत्नों में एक थे अब्दुल रहीम खान खाना। बैरम खां का बेटा था पर बड़ा विद्वान था। कौन? अब्दुल रहीम खान खाना। और एक बात और ध्यान रख सकते हैं कि तुजुक ए बाबरी में कितने राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो 7 राज्यों का, जिसमें 5 मुस्लिम राज्य, 2 हिंदू राज्य। 2 हिंदू राज्य कौन थे? मेवाड़ और विजयनगर। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है किसके बारे में? बाबर के बारे में। हुमायूं पे चर्चा हम लोगों ने कर ही ली है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और भी खूबसूरत है, जाइएगा नहीं, नोट करते रहिएगा और अपने ज्ञान चक्षु को बढ़ाते रहिएगा। अगला सवाल है, सवाल बड़ा दिख रहा है पर बड़ा आसान है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया लेकिन
इल्तुतमिश के द्वारा समाप्त किया गया? चार मीनार, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के संदर्भ में अगर हम लोग बात करते हैं प्यारे साथी, तो सबसे पहले कुतुब मीनार के बारे में आपको यह ध्यान रखना है, कुतुब मीनार विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार। लगभग ऊंचाई 73 से 75 मीटर के लगभग में है। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, रुचिकर है और ध्यान रखना है, वो ये कि कुतुब मीनार कहां पर है? दिल्ली में है। अब सवाल तो यहां से बनता है कि निर्माण इसका किसने कराया? तो ये तो प्रश्न में ही दो बात स्पष्ट कर दिया है कि इसके निर्माण की शुरुआत किसने की या नींव किसने रखी, है ना? ये बात समझो, निर्माण की नींव ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि यहां से आयोग ने कुछ ऐसे शब्दों में ही पूछा है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दूसरी बात करते हैं निर्माण में से पूर्ण किसने कराया? तो पूर्ण कराया, नाम बिल्कुल सामने लिखा ही है प्रश्न में, इल्तुतमिश, जिसका अर्थ ही होता है साम्राज्य का स्वामी। अब सवाल अगला जो बनता है वो ये कि इन्होंने, ऐबक ने नींव कब रखी थी? 1199 में, और इन्होंने पूर्ण कब कराया? 1229 ईस्वी में। ये दो बात अगर ध्यान रखेंगे तो थोड़े से ज्ञान में आपके और वृद्धि होगी। और अब जो आगे इसकी बात आती है वो ये आती है कि कुछ समय के बाद प्यारे साथी हुआ क्या कि इस मीनार पर आकाशीय बिजली गिरने की वजह से एक मंजिला क्षतिग्रस्त हो गया। तो कहते हैं कि बाद में इसको क्या किया? पांचवी मंजिला इसका किसने तैयार किया? तो पांचवी मंजिल कुतुब मीनार का किसने बनवा दिया? फिरोज शाह तुगलक। संक्षिप्त में FST लिख रहे हैं, फिरोज शाह तुगलक। और अब एक जो सबसे रुचिकर सवाल है वो ये है कि किसकी याद में बनवाया गया था? जैसे अभी हम लोगों ने इसके पहले एक मकबरा देखा, किसके स्मृति में बनाया गया था? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, एक सूफी संत थे, यहां पूरा नाम ही लिखते हैं उनका, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनाया गया। आखिरी पल जो याद रख सकते हैं वो ये कि इसका जीर्णोद्वार और किसने कराया था, किस शासक ने? तो ये बात अगर प्यारे साथी आपको पता चल गया तो क्या बात है, एकदम आनंद आ जाएगा। उम्मीद है कि आप खूब खुश हो जाएंगे कि भाई अगर मीनार के बारे में मुझे इतनी जानकारी हो गई तो आयोग प्रश्न क्या पूछेगा, अब इससे आगे क्या पूछेगा। सिकंदर लोदी ने जीर्णोद्वार किसने कराया? सिकंदर लोदी। लोदी वंश का महान शासक था सिकंदर लोदी। और आखिरी बात लिख के जिसे मैं पूर्ण करने वाला हूं इस कुतुब मीनार में, कि इसे 1993 में यूनेस्को ने विश्व विरासत धरोहर स्थल में शामिल किया है। यूनेस्को के धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया है। किसको? कुतुब मीनार को। तो इतनी बातें आपको कुतुब मीनार के बारे में ध्यान रखना, इसे नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, जो भी आप लगे कि समझ में आए। अब यहीं अगर बात मैं कर लूं और बता दूं आपको कि प्यारे साथी, इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। लाल किला कहां पर है? दिल्ली में है। किसने बनवाया? शाहजहां ने। और है कहां? दिल्ली में। ताजमहल आप जानते हैं शाहजहां ने बनाया, है ना? एक आशिक का खिराज कहा जाता है ताजमहल। कहां पर है? पर ताजमहल है आगरा में। और बनवाया किसने? शाहजहां ने। कितने वर्ष लगे? 22 वर्ष लगे। और इसका वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईसा खां। वास्तुकार के नाम पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप नोट डाउन कहीं कर सकते हैं। वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी और दूसरा नाम उस्ताद ईसा खां। उस्ताद ईसा खां, ये दो नाम आपको ध्यान में रखना है। बाकी हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे तो ताजमहल के बारे में आपको खूब बेहतर बताएंगे, है ना? एक आशिक का खिराज भी कहते हैं किसको। ताजमहल एक मकबरा है और ये किसकी स्मृति में बनवाया था? तो कमेंट करके मुझे आप जरूर बताना कि किसकी याद में शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? मीर मुसव्विर, दोस्त मोहम्मद, दसवंत और मीर सैयद अली। तो बिल्कुल राइट आंसर कौन हो जाएगा? दसवंत। दसवंत के बारे में आपको ध्यान क्या रखना है प्यारे साथी, कि दसवंत जो था
अकबर का अग्रणी चित्रकार था। एक सवाल यह बनता है कि अकबर के दरबार का अग्रणी चित्रकार कौन था? तो दसवंत था। और दसवंत किस बिरादरी से था? इसकी बिरादरी खूब पूछी जाती है। कहार जाति से था। और अगला सवाल जो बनता है कि कहार जाति से कौन था? अकबर। और एक प्रश्न ये बनता है कि अकबर ने ही सबसे पहले क्या किया था? अकबर के ही काल में चित्रकला के लिए एक विभाग बनाया गया था जिसका नाम था चित्रकला विभाग। चित्रकला विभाग। इस विभाग का प्रश्न आता है कि चित्रकला विभाग का गठन किसके काल में हुआ था? तो अकबर के काल में इस विभाग का गठन किया गया था। एक सवाल और आयोग कभी कभी यहां से जरूर पूछने से इतराता नहीं है कि इस विभाग का उस समय प्रमुख कौन हुआ करता था? तो अब्दुस्मद। अब्दुस्मद ये चित्रकला विभाग का प्रमुख था। और अगर जानना ही चाहते हो तो आप ये भी जान सकते हो कि अकबर के दरबार के चित्रकला या चित्रकारों में एक नाम था बसावन। बसावन। बसावन के बारे में प्यारे साथी कहते हैं कि यूरोपीय चित्रकला का विशेषज्ञ था। यूरोपीय चित्रकला में इसे निपुणता थी। यूरोपीय चित्रकला का विशेषज्ञ हुआ करता था कौन? तो बसावन। लेकिन चित्रकला की बातें अपनी पराकाष्ठा को तब पार करती हैं जब हम लोग चर्चा करते हैं एक शासक, मुगल शासक जहांगीर का। जहांगीर की चर्चा इसलिए थोड़ी सी करना जरूरत यहां पड़ता है क्योंकि जहांगीर के काल को हम लोग चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है किसके काल को? जहांगीर के काल को। जहांगीर स्वयं चित्रकला में एक बहुत बड़ा पारखी था। चित्रकला की बहुत अच्छी परख थी किसको? जहांगीर को। और इसके दरबार के चित्रकार हुआ करते थे दौलत बिसनदास, दौलत बिसनदास, मंसूर। मंसूर फेमस है पक्षी विशेषज्ञ के रूप में। यहां से भी आयोग प्रश्न पूछता है कि जहांगीर के दरबार का कौन सा एकमात्र चित्रकार था जो पक्षी विशेषज्ञ था? तो वो था आपका मंसूर। और एक नाम ध्यान रख सकते हैं, अब्दुल हसन। अब्दुल हसन ये नाम क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि ये व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ था। छवि चित्र बड़ा अच्छा बनाता था, व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ था। और यहां एक बात अगर और बता दूं प्यारे साथी तो नोट करके आप खूब बढ़िया इस जानकारी को और बेहतर बना सकते हैं। वो ये कि अकबर के दरबार में कुल 17 प्रधान चित्रकार थे। 17 प्रधान चित्रकार थे। और इस 17 प्रधान चित्रकारों में बड़ी खास बात और रोचक बात तो तब लगी जब इसमें पता चला कि इस 17 में से 13 हिंदू चित्रकार थे। और इसकी जानकारी हमें कहां मिलती है? आईने अकबरी में मिलती है। नोट डाउन कर लेना इसको। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहा आपके सामने, जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी के तर्ज पर एक बड़ा महान संगीतकार थे और उन्होंने ख्याल विकसित किया था ठुमरी, गजल, कव्वाली और दादरा का। तो ठुमरी बड़ा फेमस है ना बनारस के लिए, तो ये बहुत ही मशहूर है ठुमरी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, देखो खूबसूरत सवाल है। 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक हिंदू देवताओं और मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण करता है? प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। तो ऑप्शन है गीत गोविंद, किताब ए नौरस, पादशाहनामा, मुंतखब उल तवारीख। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा किताब ए नौरस। अब आप सभी खूब बढ़िया से जानते हैं गीत गोविंद के लेखक कौन हैं। आयोग यहां से भी सवाल कई बार पूछा है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो हम सभी जानते हैं जयदेव। गीत गोविंद को किसने लिखा है? जयदेव ने। बात करते हैं जब हम लोग कि किताब ए नौरस को किसने लिखा है? इब्राहिम आदिल शाह। ये नाम लिखा भी गया है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। पादशाहनामा किसने लिखा है? अब्दुल हमीद लाहौरी ने। अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और अगली पुस्तक जो है मुंतखब उल तवारीख, अब्दुल कादिर बदायूनी की बड़ी मशहूर रचना है, अब्दुल कादिर बदायूनी की।
इन सब को अगर आप नोट करते चलेंगे तो स्वाभाविक है मिडवल हिस्ट्री पर आपकी इतनी जानकारी बढ़ जाएगी कि आप बोलोगे कि साहब अब मेरे पास प्रश्न की भी समझ और उसकी इतनी व्याख्या की समझ हो चुकी है कि अगला प्रश्न ज्यों आएगा त्यों मिसाइल हम लॉन्च कर देंगे और परफेक्ट आंसर हमारा आएगा। सवाल को ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से उनके साम्राज्य का संस्थापक है, मुगलों में से उनके साम्राज्य का संस्थापक कौन है? बाबर, बहादुर शाह, शाहजहां और अकबर। हम सभी जानते हैं बाबर। अभी बाबर के बारे में हम लोगों ने खूब बढ़िया चर्चाएं की है, उम्मीद कि आपने देखा होगा और आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल है कि मुगल काल में भूमि माप की प्रथा निम्न में से किस शासक ने शुरू की थी? सवाल आपके सामने है और आप भी कमेंट कर सकते हैं। अकबर, शेरशाह, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा शेरशाह, जिसे हम लोग शेर खां भी कहते हैं, शेर खां कहते हैं, क्योंकि शेर को मार दिया था। किसने कहा था, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। इसका मूल नाम खूब पूछा जाता है कि प्यारे साथी इसका मूल नाम क्या था? फरीद। और अपने परिवार से निष्कासित किया गया था, लेकिन लगातार बेजोड़ मेहनत किया और इसकी मेहनत ने ऐसा रंग लाया कि इतिहास में एक नया आयाम साबित कर दिया। कहते हैं कि इसने 5 वर्षों में 1540 से हुमायूं को अपदस्थ करके इसने सत्ता प्राप्त की थी। 1540 से 45 5 वर्षों में इसने उतना कार्य किया जितना पूरा कहते हैं कि इतिहासकार कहते हैं कि 200 वर्षों में अंग्रेज भी नहीं कर पाए थे। और इसके कारनामे क्या ध्यान रखना है कि शेर खां, शेरशाह सूरी, मूल नाम क्या था? फरीद। पर इसे ध्यान ये रखते हैं कि इसे हम लोग दूसरा हैदर कहते हैं। इसे हैदर कहा जाता है। कौन सा? दूसरा हैदर इसे कहते हैं। और अगला सवाल जो बनता है कि प्रशासन के क्षेत्र में इसने इतना बेहतर काम किया था जिसे आज भी याद किया जाता है, तो इसका प्रशासन कैसा था? उच्च कोटि का। और प्रशासन में इसके सबसे पहले इसने भूमाप के लिए भूराजस्व को निर्धारित कर दिया। बोला कि 1/4 इसका भूराजस्व जो था वो 1/4 भूभाग निश्चित किया गया कि उपज का 1/4 हिस्से से ज्यादा वसूला नहीं जाएगा। और भूराजस्व रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी। और कहते हैं इसने भूमाप के लिए इसने गज ए सिकंदरी, यही पूछा भी गया है, गज ए सिकंदरी पैमाने का शुरुआत किया, जिसमें कुल 39 अंगुल के थे। ये कितने अंगुल का था? 39 अंगुल का था गज ए सिकंदरी। और सबसे ज्यादा जो याद किया जाता है वो ये सड़क निर्माण में। शेरशाह सूरी को हम लोग याद करते हैं किसमें? सड़क निर्माण में। बाकी इसने लगभग 1700 से अधिक सरायों का निर्माण कराया था। इसके सड़क को हम लोग उत्तरापथ कहते हैं, उत्तरापथ कहा जाता है, या इसी को हम लोग सड़क ए आजम भी कहते हैं, सड़क ए आजम भी कहा जाता है प्यारे साथी। और इसने, जिसे हम लोग प्रसिद्ध करते हैं किस नाम से? जीटी रोड से, यानी ग्रांड ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड के काल में इसका रोड का नाम रखा गया। और इसने सड़क निर्माण में कुल कितनी सड़कों का निर्माण कराया? 4 सड़कों का निर्माण कराया था। जो इसकी सबसे लंबी सड़क थी बंगाल के सुनार गांव से, ध्यान से सुनना और नोट करते रहना मेरे प्यारे साथियों, बंगाल के सुनार गांव से लाहौर तक। और कहते हैं जीटी रोड की व्यापकता तो तब बढ़ी कि जीटी रोड को व्यापक किया गया आगरा और सासाराम को जोड़कर। आगरा और सासाराम को जोड़ने के लिए कहते हैं जीटी रोड को और भी व्यापक किया गया। और इस तरह से इतने प्रशासनिक कार्य किसने किए? शेरशाह सूरी ने, जिसे इतिहास में आज भी बिल्कुल वैसे याद किया जाता है जैसे मानो अभी कल इसने शासन किया हो। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न रहा शेरशाह सूरी ने। हाँ देखो, अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा की प्यारे साथी, तो अब उम्मीद है कि आप इसका कमेंट करके उत्तर जरूर बताएंगे। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड किसके जोड़ने के लिए बनवाई? ऑप्शन है आगरा को आसाम से, आगरा को कन्नौज से, आगरा को सासाराम से, आगरा को अहमदनगर से। तो अभी हम लोगों ने बात की आगरा को सासाराम से। इसका मकबरा भी कहाँ है? सासाराम में है। सासाराम कहाँ है? बिहार में है। नेक्स्ट सवाल, अकबर के काल का सबसे तूफानी माहौल यही था, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1526, 1576, 1605, 1660। तो 1576 लड़ा गया। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। और ये युद्ध में 2 वीर थे, एक तरफ अकबर थे और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप।
महाराणा प्रताप उर्फ कीका, है ना, इनको कीका के नाम से भी जाना जाता है। बहुत योग्य और काबिल थे। मेवाड़ साम्राज्य के ऐसे योग्य और काबिल राजपूत थे जो कभी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। गले कटे तो कटने दो, शरीर का विच्छेद हुआ तो होने दो, पर झुका नहीं। एक ही राजपूताना था जो कभी भी मुगलों के सामने झुका नहीं, वो यही थे महाराणा प्रताप। इनका वंशज मेवाड़ वंश के थे और युद्ध हुआ। इसमें अकबर के सेनापति जो थे, तो अकबर ने भी चाल रख चली और राजपूत को राजपूत से लड़ा दिया। सेनापति मान सिंह और आसफ खां, दो सेनापति को भेजा। और इधर महाराणा प्रताप के सेना का नेतृत्व कर रहा था हकीम खां सूर। और कहते हैं प्यारे साथी, इस युद्ध में अंततः विजयी किसका हुआ? तो विजय तो अकबर का हुआ, विजयी अकबर हुआ और पराजित कौन हो गए? महाराणा प्रताप। लेकिन कहा जाता है, यहां से जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। घोड़े का नाम क्या था? चेतक। हम लोग पढ़ते ना, रणवीर चौकड़ी भर भर करती, चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। खूब व्याख्यान। पहली बार अगर इतिहास में किसी पशु की चर्चा की गई है तो उस घोड़े का और उसकी वीर गाथाओं का इतना भयावह व्याख्या किया गया है, शायद इंसानों से बढ़कर उसकी तीव्र गति की व्याख्या की गई। एकमात्र पशु यही है, चेतक, जो घोड़ा था किसका? महाराणा प्रताप का। और इनके हाथी का नाम भी यादगार है, राम प्रसाद। तो इनके हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। ये भी नाम पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा, राम प्रसाद। और ये इस युद्ध में विजय किसकी हो गई? अकबर की, और महाराणा प्रताप पराजित हुए। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे साथी, भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है इल्तुतमिश, रजिया बेगम, शेरशाह सूरी, ईस्ट इंडिया कंपनी। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने सिक्का चलाया था। और इसके सिक्के को ध्यान में रखना, इसने एक चांदी का सिक्का चलाया था और एक तांबे का सिक्का चलाया था। चांदी के इसके सिक्के को क्या कहा जाता था? रुपया कहा जाता था। यही सबसे अधिक अभी तक पूछा गया है कि शेरशाह सूरी के चांदी के सिक्के को किस नाम से जानते थे? रुपए के नाम से जानते थे। और इसने एक सिक्का और चलाया था जिसे हम लोग कहते हैं तांबे का। तांबे के सिक्के को किस नाम से जानते हैं? जीतल के नाम से। तांबे के सिक्के को क्या कहते हैं? जीतल के नाम से जाना जाता है। वैसे सिक्का तो इल्तुतमिश ने भी चलाया था। अगर यही आपको मैं बता दूं तो इल्तुतमिश ने मध्यकाल में सबसे पहले सिक्के चलाए और इसके सिक्के जो थे, इसने भी सिक्का चलाया। इसने चांदी का सिक्का चलाया और चांदी के सिक्के के प्यारे साथी इसको क्या कहते हैं? टंका। और इसने एक तांबे का सिक्का चलाया था, तांबे का सिक्का। तो चांदी के सिक्के को क्या कहते हैं? इसके चांदी के सिक्के को टंका और तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता है? जीतल। ये सबसे पहले अरबी प्रणाली के सिक्के भारत में किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। इसलिए इसे मध्यकाल का राजनैतिक अर्थशास्त्री भी कहा जाता है। एक सवाल यह भी आता है, ध्यान में रखना, ठीक है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इन गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया था। ऑप्शन है गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गुरु अमरदास, है ना। इन्होंने ही सिखों के लिए विवाह की व्यवस्था शुरू की थी, आनंद करज। जैसे हिंदू विवाह के लिए अलग रीति रिवाज है, ऐसे आनंद करज बनाया गया और जिसे एक्ट बनाया गया कब? 2012 में। बाकी सिख समुदाय में कुल 10 गुरु हुए। पहले गुरु का नाम गुरु नानक, आखिरी गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खदान से प्राप्त हुआ? है ना, अभी तक का सबसे चर्चित सवाल है। गोलकुंडा, बरार, विदिशा, इनमें से कोई नहीं। आप सभी जानते हैं गोलकुंडा की खान से। और गोलकुंडा की खान उस समय किस के अधीन आता था? वारंगल। और वारंगल आज के किस राज्य में या उस समय के किस राज्य में पड़ता था? तेलंगाना पे। जिसका यहां पर शासन किसका था? तो काकतीय या पांडे वंश राज्य का शासन हुआ करता था एक जमाने में। और यहीं से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा निकाला गया था। कोहिनूर हीरा जो आरंभ में 973 कैरेट का था विश्व का, इसीलिए इसको सबसे बड़ा हीरा कहा जाता है, कोहिनूर हीरा। और इसे नादिर शाह ने उजालों का पहाड़ कहा था।
ये ध्यान में रखना कि उजालों का पहाड़ किसे कहा गया था, तो उजालों का पहाड़ या प्रकाश का स्तंभ कहा गया है किसको, कोहिनूर हीरा को। और आज ये कहां पर है कोहिनूर हीरा, तो प्यारे साथी ये लंदन में है, लंदन के टावर में आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय इतिहास में कौन सी घटना 1526 में घटित हुई थी? शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं की पराजय, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत, इनमें से कोई नहीं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं की पराजय तो चौसा के युद्ध में 1539 में ही हो गया था, लेकिन पूर्ण पराजय कब हुआ? 1540 में। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। किसके किसके बीच में? तो प्यारे साथी ध्यान में रखना, अफगान और मराठों के बीच में हुआ था, अफगान और मराठों के बीच में। और इसमें पराजय किसका हुआ? मराठों का। और विजयी कौन हुए थे? अफगान शासक। तो इस तरह से आयोग कितना रसगुल्ला टाइप का और आसान सवाल पूछता है, ये प्रश्नों को देख करके आप खूब बढ़िया समझ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, किस तुर्की सुल्तान द्वारा खून और लौह की नीति अपनाई गई? इल्तुतमिश, महमूद गजनबी, अलाउद्दीन खिलजन और बलबन। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? बलबन। गुलाम वंश का, ये किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का, और सबसे कठोर सुल्तान था। इसकी नीतियां ही इस बात का बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण है। और बलबन से जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया वो यही कि सिजदा एवं पैबोस प्रथा किसने शुरू किया था? ये ईरान या फारसी व्यवस्था थी, सिजदा व पैबोस। सिजदा मतलब सर झुकाना, पैबोस मतलब है झुककर चरण को चूमना। और एक परंपरा इसने और शुरू की थी, नौरोज त्योहार। तो ये भी अगर नोट कर लेंगे तो खूब महत्वपूर्ण हो जाएगा। नौरोज त्योहार ये फारसियों का नया वर्ष का त्योहार है, इसे भी भारत लाने वाला कौन था? बलबन ही था। बाकी हम लोग पढ़ते हैं कि रक्त और तलवार की नीति किसने अपनाई? तो रक्त एवं तलवार की नीति अपनाने वाला व्यक्ति था अलाउद्दीन खिलजी। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ये, किस शासक के द्वारा टंका और जीतल नामक सिक्के चलाए गए? अभी हम लोगों ने इस पर बात किया, उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी से आंसर बता सकते हैं। अकबर, जहांगीर, इल्तुतमिश, हुमायूं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? हरराय, हरकिशन, गोविंद सिंह, तेग बहादुर। तो गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और गुरु पद किसने समाप्त कर दिया? तो गुरु पद इन्होंने समाप्त किया था, और इनके द्वारा ही खालसा पंथ की शुरुआत की गई। और खालसा पंथ की शुरुआत कब की गई? 1699 में। खालसा का अर्थ होता है शुद्ध, विशुद्ध, एकदम शुद्ध, निर्मल को ही क्या कहते हैं? खालसा। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अब ऐसे ऐसे सवाल आयोग पूछे हैं, अगर इन सवालों को आप नहीं कर पाते हैं तो फिर थोड़ा सा दुखद होता है मेरे प्यारे साथी। बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब और जहांगीर। तो बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। और एक सवाल यहाँ से और बनता है, 1857 की क्रांति के समय भारत का नेता कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय उर्फ जफर। और इनका मकबरा खूब बनता, पूछा जाता है कि इनका मकबरा कहाँ पर है? रंगून में। और रंगून आज कहाँ पर है? म्यांमार में है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्यारा खूबसूरत सवाल है जिसको हम लोगों ने व्याख्या आरंभ में की कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया था? जहांगीर ने, शाहजहां ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश ने। नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और पूरा कराया था इल्तुतमिश ने 1229 में। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच? अभी हम लोगों ने इस पर व्याख्या ही किया। प्यारे साथी, ये होता है कि जब आप प्रीवियस ईयर की श्रृंखला में जुड़ते हैं और उसकी थोड़ी सी व्याख्या आप पाते हैं तो आपको खूब रोचक लगता है कि एक व्याख्या से कई सवाल आपके बिल्कुल हो जाते हैं। तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? मराठों और अंग्रेजों के मध्य, मुगलों और शेरशाह के मध्य, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। और मिडवल हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये आखिरी सवाल है। और यहाँ मिडवल हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला समाप्त होती है। एंशिएंट के बाद हम लोग यहाँ पूर्ण कर रहे हैं श्रृंखला को। 1658 में बहादुर शाह बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे ने शुजा को शाहजहां के पोते द्वारा हराया गया था। तो वो
किसके द्वारा? ऑप्शन है मुराद बख्श, सुलेमान, ये सभी कहते हैं किसके बेटे हैं? मुराद बख्श, सुलेमान, आलम शाह और बहादुर शाह। तो ये हराया गया था किसके द्वारा? सुलेमान सिकोह के द्वारा। एक सवाल यहां से बनता है, उत्तराधिकार का युद्ध किसके काल में हुआ था? तो उत्तराधिकार का युद्ध शाहजहां के काल में हुआ था। शाहजहां के काल में सबसे पहले शुरुआत हुआ। और उत्तराधिकार के युद्ध में आप केवल क्रम याद रखना बहुत है। बहादुरपुर का युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध, और बहादुरपुर के युद्ध समाप्त होने के बाद अगला युद्ध था धर्मत का युद्ध, धर्मत का युद्ध। फिर था सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ के युद्ध के बाद बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, और फिर था खजुआ का युद्ध, खजुआ का युद्ध, और आखिरी था प्यारे साथी देवराई का युद्ध। और एक बात मैं आखिर में यही बता दूंगा, इन युद्ध में अंततः विजयी कौन हुआ था? औरंगजेब। और सत्ताधीन कौन हुआ? औरंगजेब, लेकिन शाहजहां को जेल में बंद करके। उम्मीद है सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो क्या करो, देखो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।